हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान मुखरारिया। सो आज का दिल्ली एडिशन द हिंदू सेकेंड 3 सितंबर 2023। सो हमारे पहला आर्टिकल है आदित्य L1 लिफ्ट्स ऑफ टू स्टडी द सन। जैसे कि आपको पता ही है, कल 2 सितंबर को इसरो ने आदित्य L1 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। ISRO's workhouse PSLV takes off from Sriharikota at 11:50 a.m. in one of its longest flights. It launches the spacecraft in an orbit around Earth. तो आपको जैसे कि पता ही है, इसरो ने लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन ये आदित्य L1 विल स्टे इन ऑर्बिट अराउंड अर्थ के चारों तरफ जो ऑर्बिट होगा उसमें लगभग 16 डेज तक ये अर्थ के चक्कर लगाएगा। उसके बाद इसको जो नेसेसरी एक्टिविटीज करनी है इन द फॉर्म ऑफ 5 मैन्यूवर्स टू गेन द नेसेसरी वेलोसिटी गेन करने के लिए, जिससे कि वह सन की तरफ आगे बढ़ सके, उसमें भी ये मददगार साबित होगी। PSLV का ये 59th फ्लाइट प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च हुआ है आदित्य L1 के नाम से। हाईली ई-सेंट्रिक ऑर्बिट में जब ये कल छोड़ा गया था आदित्य L1 मिशन, तो लगभग ये 12:53 PM तक उस ऑर्बिट में पहुंच चुका था, जो लगभग कल से 16 दिन तक उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा। आदित्य L1 विल अंडरगो अ ट्रांस लैग्रांजे पॉइंट, इसलिए इसका नाम आदित्य L1 रखा गया क्योंकि L1 मींस लैग्रांजे पॉइंट 1 पर ये इंसर्ट किया गया है। इसकी ओवरऑल टाइम पीरियड को देखा जाए तो ये 110 डे तक इसकी डेस्टिनी को रखा गया है इसरो के द्वारा। Upon arrival at the L1 point, another maneuver wind added the L1 to an orbit around L1, a balanced gravitational points between the Earth and Sun. ये सन है आपका एंड ये अर्थ है। इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट में आदित्य L1 मिशन को छोड़ा गया, जो कि 16 डेज तक इसका चक्कर लगाता रहेगा, और इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स को भी मेंटेन करने के लिए इसका इस वाले पॉइंट को बेसिकली यूज किया गया है। आदित्य L1 विल स्टे अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ की एटमॉस्फेयर से खुद 11.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो कि मात्र 1% ऑफ द अर्थ सन की डिस्टेंस का है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि सूर्य हमारी धरती से कितना दूर है। तो ये अभी तक तो ये सक्सेसफुल मिशन रहा है। इसकी फर्दर स्टडी इसरो हम लोगों को भेजता रहता है, जो कि एक अच्छा मिशन है, और ये पहला मिशन होगा जिसने इस इंडिया की तरफ से जिसने सन की स्टडी करने के लिए फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किए गए। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल है ऑपरेशन गजा साइंस स्पॉटलाइट ऑन चित्तूर कुमकीस। आर्टिकल वैसे इंपोर्टेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें एक मिशन चलाया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन गजा साइन टू सबड्यू द लॉन्ग लोन एलिफेंट ऑन अ रैम्पेज। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलता है कि अकेला हाथी अ लॉन एलिफेंट कंसिडर वेरी डेंजरस। आपने देखा होगा ज्यादातर हाथियों का एक झुंड सा रहता है जो साथ साथ चलते हैं, जो उनके उनके बिहेवियर को शो करता है कोऑर्डिनेशन का। लेकिन अगर अकेला हाथी है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। तो उसको पकड़ने के लिए कुमकी, जयंत एंड बिनाई ट्रेन एलिफेंट्स को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रख यूज किया है। और फॉरेस्ट ऑफिशियल विलेजर्स गिव फुल क्रेडिट टू द ट्रेन जंबो, जो कि है कुमकी, जयंत एंड विनायक क्रिटिकल रोल इन ऑपरेशन गजा। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लेना कि ऑपरेशन गजा किससे रिलेटेड है। ऑब्वियसली गजा मीन्स होता है हाथी, तो ये हाथी से रिलेटेड होगा, लेकिन ये सेफ्टी इन कंजर्वेशन के लिए ऑपरेशन गजा चलाया गया है, बेसिकली डेंजरस हाथी के लिए। और ये कहाँ चलाया गया है? आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट, जिसकी बाउंड्री तमिलनाडु से मिलती है, वहां चलाया गया। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। G20 शेरपा to sit for final round of pre-summit negotiation from today, जो कि बेसिकली जो मीटिंग होने वाली है विद ग्लोबल लीडर्स
9 सितंबर एंड 10 सितंबर को। उससे पहले कुछ निगोशिएशन होते हैं बिटवीन शेरपा। अब आप पूछोगे कि शेरपा होते क्या है। शेरपा हर एक कंट्री एज ए निगोशिएटर G20 समिट में भेजती है। और जैसे कि इंडिया ने इस बार G20 समिट को होस्ट कर रही है, तो इंडिया की तरफ से G20 शेरपा अमिताभ कांत हैं, जिन्होंने इंडिया के इनिशिएटिव को, इंडिया की नेगोशिएशन स्किल को G20 समिट, क्योंकि प्री समिट नेगोशिएशन में अपनी बात रखी गई है। और शेरपा एंड सोर शेरपा हु आर द चीफ नेगोशिएटर फॉर द G20 लीडर होते हैं। उन्होंने, अमिताभ कांत ने इस इनिशिएटिव G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बोला कि ही वाज कॉन्फिडेंट ऑफ फोर्सिंग ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑन इकोनॉमिक इश्यूज इंडिकेटिंग देयर इज अ नो ब्रेक थ्रू ऑन द इशू। उन्होंने बताया कि हाँ, हम लोग इकोनॉमिक इश्यूज पर तो बात करेंगे, लेकिन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि आपको पता है उस पर बात करेंगे, इसका कोई भी उन्होंने इंडिकेशन नहीं दिया है। We will achieve consensus on all growth and development issues and on all priorities. We are positive, constructive, ambitious, and will be balanced. Our declaration will speak the voice of the global south. उन्होंने बेसिकली इंडिया को एज ए लीडर होस्ट करने की बात रखी गई है, जहां पे इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी ग्लोबल साउथ की बात को आगे रखने के लिए यूज होगी। will come from the next 2 decades, जो कि आगे आने वाले 20 years में ग्लोबल साउथ एज अ लीडर बनकर आएगा, और जिसकी लीडरशिप हो सकता है इंडिया ही गेन करे। In today's world with so many demands on the leaders time, it is not always possible. ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया जैसे प्रेसिडेंसी होस्ट कर रहा है, तो इसमें चाइना, रसिया, मैक्सिको लीडर की ना आने की गुंजाइश लगाई जा सकती है। तो इसमें ये बताया कि जरूरी नहीं है कि हर समिट में हर कंट्री का लीडर आए। फ्रॉम टाइम टू टाइम मैनी लीडर्स स्किप फॉर देयर ओन रीजन। These things don't reflect anything about the host country, pointing out that at least 6 leaders did not attend the Rome G20 summit in 2021 में, जो रोम में हुई थी, उसमें बहुत सारे लीडर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसमें ये भी कह सकते हैं रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया के अपने रीजन हैं, मैक्सिको के अपने रीजन हो सकते हैं। रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया हैव अपोज द इम्पोजिशन ऑफ कार्बन एमिशन पीकिंग। G7 कंट्रीज ने, जो कि कार्बन न्यूट्रलिटी को आगे बढ़ाने की बात रखी गई है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज जिनको फॉसिल फ्यूल से बहुत तो फायदा हो रही है। लाइक रशिया को पता ही है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल गैस प्रोड्यूसर। चाइना भी, इसकी इकोनॉमी डीजल फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड है। सऊदी अरेबिया एक्सपोर्टर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल पेट्रोलियम। तो इन्होंने बात रखी है कार्बन एमिशन पीकिंग पर जो बैन लगाने की बात की है, तो उसके अपोजिशन में बोले। एंड डिफरेंसेस भी हो सकते हैं डेवलप कंट्रीज वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज ओवर द लैंग्वेज, इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन इन ग्लोबल साउथ ऑन द वोट्स ऑफ इंटरनेशनल। इन लोगों का कंट्रीज का कहना ये ग्लोबल साउथ का कि इन लोगों को जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको वो पोजीशन नहीं मिल रही है जैसे उनको मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ देयर लार्ज पॉपुलेशन। इसके अलावा चाइना का अलग ऑब्जेक्शन चल रहा है कि इंडिया ने मिलेट्स को श्री अन्न क्यों बोला। इंडिया की G20 समिट का लोगो या स्टेट में वसुधैव कुटुंबकम इन संस्कृत फ्रेज क्यों रहा, ये चाइना की अपना चल रहा है, जिसका कोई भी लॉजिक नहीं लगता है। सो हाँ, इस साल जैसे कि इंडिया ने G20 समिट को होस्ट किया है 2023 को, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मेंस होने वाला है 15 सितंबर से, तो उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मीन्स इंडिया की होल हिस्ट्री G20 समिट को लॉन्च करने से आज तक की, वो सारे आपको ध्यान में रखना होगा। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल 3/4 ऑफ इंडियाज इरिगेशन सोर्सेस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सो ये आर्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे GS3 में इकोनॉमी सेक्शन में एक इरिगेशन सब टॉपिक है। सब टॉपिक क्या, एग्रीकल्चर में एक सब टॉपिक है इरिगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे यूपीएससी ने मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, इवन प्रीलिम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो आप ये वाला इंपॉर्टेंट, इसका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर
This would all correspond to a rise in the rise of tube well and bore well that are capable of extracting water at a great depth. The number of ponds has declined from 87 lakh to 82 lakh in the span of 4 years. सिर्फ 4 साल के अंतर में 87 लाख से 82 लाख हमारे जो नंबर ऑफ पॉन्ड्स है बहुत घट गए हैं। जो ग्राउंड वाटर पानी निकालने का जो रहता है ना, उसमें आपके फॉसिल फ्यूल से ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है ट्यूबवेल यूज में, बोरवेल यूज में, जो कि बहुत ज्यादा हद तक गहराई तक पानी निकाल सकते हैं। ये स्टडी कौन बता रहा है? ये स्टडी माइनर इरिगेशन सेंसेस जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो बता रही है। उसमें अदर्स इरिगेशन सोर्सेस हैं उसके बारे में भी बताया गया है। इसको लॉन्च करवाती है यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री। उन्होंने कहा है इलेक्ट्रिसिटी का फार्मर्स ज्यादा यूज कर रहे हैं। ओवर डीजल, विंड एंड सोलर एनर्जी होने के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा यूज हो रहा है। सोलर क्वांटम जंप फ्रॉम पावरिंग, जहां पर 2011 में मात्र 56% ऑफ सोर्सेस इलेक्ट्रिसिटी के यूज होते थे, वहीं आज 2017 में 70% इलेक्ट्रिसिटी यूज होने लगी है। दिस इज अ हाई जंप टू शोकेस द इरिगेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम डीजल टू द इलेक्ट्रिसिटी। एक अच्छी बात भी है क्योंकि आपको पता ही है डीजल से क्या हम लोगों का कार्बन एमिशन ज्यादा होता है, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी है। लेकिन दूसरी बात यह है कि हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं उसमें भी ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि अभी हम लोग डेफिशिट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में है। हम लोग को उतनी रिक्वायरमेंट जितनी हो रही है उतनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रही है। तो ये बताया गया। दूसरी बात वेल डग बेल्स, इन्होंने डिफ्रेंशिएट करके बताया कि एक डग बेल होते हैं, एक सैलो ट्यूब बेल होते हैं, तीसरा मीडियम साइज बेल होते हैं। इनकी क्या क्या कैपेसिटी होती है ये बताया गया है। कितना कितना पानी किस हाइट तक खींच सकते हैं ये भी बताया गया है। द रिपोर्ट डज नॉट डिस्कस, लेकिन रिपोर्ट में एक ड्रॉबैक ये है कि उसने कॉजेस क्या है ये इरिगेशन चेंज होने की और द इंक्रीज ऑफ मोर पावरफुल डीप रीचिंग बोरवेल होने की क्या कॉजेस है ये नहीं बताया है उसमें। और इसमें आगे ये भी बताया है कि माइनर इरिगेशन जो स्कीम चलाई जा रही है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनमें अराउंड 94.8% तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन स्कीम के लिए है और अराउंड 5.2% ओनली सरफेस वाटर एक्सट्रैक्शन। मीन्स आप देख सकते हो कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट भी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए स्कीम बना रही है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम ही लोगों को प्रॉब्लम होगी जब ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। इसमें ये बताया उत्तर प्रदेश है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु बताया गया है। उसके बाद ग्राउंड वाटर स्कीम में जो लीडिंग स्टेट्स हैं उसमें साउथ की स्टेट्स भी लाइक तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा हाईएस्ट शेयर इन सरफेस वाटर है। मीन्स देखो यहाँ पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा एंड झारखंड का शेयर है आपका सरफेस वाटर स्कीम में ज्यादा। तो वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का लीडिंग स्टेट्स हैं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन में। तो ये वेरिएशन है इन एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर वर्सेस सरफेस वाटर स्कीम। तो ये डाटा दिया गया है, आप देख सकते हो ये डाटा कंपैरिजन करने के लिए। हाँ GS3 में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एक ये इसकी रिपोर्ट, इसको आप इसका नाम देकर आप अपना कोई भी डाटा या अपना कोई पॉइंट लिख सकते हो कि एक एक्स्ट्रा मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। ऐसे डाटा यूज करने चाहिए जो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है। यहाँ पे देखिए जल शक्ति मिनिस्ट्री यूज कर रही है। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। Sure, Pragyan completed its task, rover safely parked and set into sleep mode, says ISRO. ISRO ने बोला है कि प्रज्ञान का जो टास्क था उसने कंप्लीट कर दिया है। प्रज्ञान मीन्स चंद्रयान का जो रोवर है वो सेफली अपना काम कर रही। उसका काम क्या था? उसका काम था असेसमेंट करना, असेसमेंट ऑफ लूनार सरफेस।
उसने अपना काम कर दिया है, जो अराउंड 100 मीटर तक उसने ट्रेवलिंग किया है फ्रॉम लैंडर विक्रम टू द सरफेस ऑफ द मून। एक अच्छी बात ये है। अब वो स्लीप मोड में इसरो की तरफ से उसको डाला गया है। इसमें ये बोला गया है कि Pragchandran-3 rover Pragyan had completed its assignment and it had been safely parked and into sleep। इसके बाद अब जो दूसरे पेलोड्स हैं, आपको ये पता है कि लगभग 5 to 7 पेलोड्स चंद्रयान 3 में यूज किए गए हैं। जैसे कि प्रज्ञान का काम हो गया है, अब अदर्स पेलोड लाइक EPXX, LIVS पेलोड्स ऑन किए जाएंगे। डाटा फ्रॉम दीज पेलोड इज ट्रांसमिटेड टू द अर्थ बाय द लैंडर। लैंडर जो कि हमारा विक्रम लैंडर के द्वारा अर्थ को ट्रांसमिट किया गया था। द बैटरी इज फुली चार्ज एंड द सोलर पैनल इज ओरिएंटेड टू रिसीव द लाइट एट द नेक्स्ट सनराइज। आपको पता है कि जैसे कि चंद्रमा को सूरज की रोशनी से उसकी चमक मिलती है, अब ये नेक्स्ट रिचार्ज करवाने के लिए बैटरी के लिए इसको 22 सितंबर का वेट करना पड़ेगा कि जब वो चंद्र सूरज आएगा, ये बैटरी फिर से रिचार्ज होगी। होपिंग फॉर अ सक्सेसफुल अवेकनिंग फॉर अनदर सेट ऑफ असाइनमेंट। फिर जब वो रिचार्ज होगी फिर से उसको स्टार्ट करने के लिए। इसरो का कहना है अगर ये सक्सेसफुल रीस्टार्ट हो गई है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुई है तो एक हमारा इंडिया का लूनर एम्बेसडर जो कि प्रज्ञान होगा वो माना जाएगा। एक अच्छी बात है, एक एम्बेसडर इंडिया का। सो ये आर्टिकल ठीक है, आप देखते रहिए इसका एडवांसमेंट क्या क्या हो रहा है और क्या क्या इसरो हम लोग को न्यूज भेजती है। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। This is last article of this session. Over half of Sri Lanka's people vulnerable UNDP. Recently, United Nations Development Program ने अपनी एक स्टडी जनरेट की है जिसमें उसने बताया है कि मोर देन 12 मिलियन आउट ऑफ श्रीलंका, लगभग 22.16 मिलियन स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन में लगभग 12 मिलियन पॉपुलेशन फेस कर रही है चैलेंजेस लाइक एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस जो कि अभी रिसेंटली हुई थी। इसमें ये बताया गया ये क्राइसिस एज अ मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी शो कर रही है, मींस डिफरेंट एरियाज में लाइक एजुकेशन में, हेल्थ में, लिविंग स्टैंडर्ड्स में। द स्टडी स्पैनिंग 2020 and 2023 covering 25,000 households across the country population and showcase their condition in around 12 indicators, including school attendance, physical condition of health, unemployment, and indebtedness. Udhari. Findings are in line with earlier research by the United Nations on food security, insecurity level, and poor family cutting down their food intake. उनको खाने के भी किल्लत मच रही है, बच्चों को पढ़ाई को छोड़ना पड़ रहा है और उनको मजदूरी की चीजों में लगाया जा रहा है। वहीं यूनिसेफ रिपोर्ट भी इस रिपोर्ट को सही साबित करती है और बताती है कि कैसे श्रीलंका की चिल्ड्रंस वल्नरेबल माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में है अभी। नोटेबली द रिसेंटली लॉन्च यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट्स दैट अ मेजॉरिटी ऑफ 82% those found to be multidimensional vulnerable lived in Sri Lanka and underscore the need for more policy focus। बहुत vulnerable situation है श्रीलंका। इसके अलावा रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि जो तमिलनाडु में मेजॉरिटी आइसलैंड में रहते हैं उनकी और ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ऑलरेडी इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज सेक्शन थे जिनमें से मलायत्ता तमिल कम्युनिटी है जो ऑलरेडी इकोनॉमिक डिप्राइवेशन फेस कर रही थी माइनॉरिटी लेवल पर। माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी के कन्फ्लिक्ट में उसके इकोनॉमिक क्राइसिस होने पर और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लास्ट ईयर फाइनेंशियल मेल्टडाउन होने पर, एक्यूट शॉर्टेज होने पर, ड्रामेटिक इंक्रीज इन प्राइसेस होने पर, लॉन्ग पावर कट, तब आईएमएफ ने सपोर्ट किया था थ्रू द 3 बिलियन पैकेज। इसमें इंडिया ने भी सपोर्ट किया था। इंडिया ने एज एश्योरेंस आईएमएफ से बोला था अगर श्रीलंका नहीं कर पा रही है तो एज एश्योरेंस में हम लोग इंडिया की मदद करने के लिए आगे हैं। तो इस चीज को आप एक एज ए केस स्टडी के रूप में यूज कर सकते हो जिसमें
इंडिया का बायलैटरल रिलेशनशिप विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज बहुत ज्यादा यूज में रहेगा। केस स्टडी एंड इंडियाज लीडरशिप इन दीज सिचुएशन वेयर another country is facing economic crisis. The government is struggling. The Sri Lankan government is struggling to reach an agreement with its external creditors like like Japan, China, and India. ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जैसे चाइना को उसकी मदद करनी चाहिए थी, उसने नहीं। Further, the government recently announced its decision to restructure domestic debt, recasting the outgo. वहाँ की गवर्नमेंट ने इस डोमेस्टिक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक स्कीम जारी करी है, जिसमें पेंशन को कम करके डेटनेस को कम किया जाएगा। लेकिन उसको ही अपोजिशन प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं। ट्रेड यूनियन कह रही है कि ऐसा नहीं होता, ये एम्प्लॉयज की लाइफ सेविंग पर इफेक्ट डालेगी। और दूसरी बात, सेंट्रल बैंक, वहाँ के श्रीलंका के सेंट्रल बैंक कह रहा है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन तो हम लोग कम करने का, कंट्रोल करने का सोच रहे हैं और हो भी रहा है, लेकिन नंबर्स आर स्टिल हाई टू एनी रिलीफ फॉर मोस्ट सिटीजन। तो ऐसा कायस लगाई जा रही है कि अभी रिसेंट टाइम में तो कोई सपोर्ट या फिर कोई राहत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है। तो इसको एक आप केस स्टडी में यूज कर सकते हो। केस स्टडी में कैसे कि कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस किसी कंट्री को एक वल्नरेबल सिचुएशन में छोड़ सकती है, और यूएनडीपी की रिपोर्ट आप हाईलाइट कर सकते हो। सो दिस वाज द लास्ट आर्टिकल। सो थैंक यू। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कीप वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।